तो कीपर कब्जे के लिए पुतिन अपनी सेना को डोनबास और लुहांस्क प्रांत में इकट्ठा कर रही है और ये पुतिन की सोची समझी चाल है। पुतिन डोनबास और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता देकर पहले ही यूक्रेन को तोड़ चुके हैं और अब यूक्रेन को पूरी तरह से खंडर बनाने के बाद पुतिन की सेना डोनबास और लुहांस्क लौट रही है। पुतिन पूरे यूक्रेन को भले ही छोड़ दें, लेकिन डोनबास और लुहांस्क को छोड़ने को तैयार नहीं। तो पहली बार कोई न्यूज चैनल डोनबास पहुंचा है, जहां जी न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी डोनबास में क्या हालात हैं ये दिखा रहे हैं। हम इस समय लुहांस्क में है। डोनेट्स्क के बाद लुहांस्क एक दूसरा ऐसा बड़ा डोनबास का रीजन है जहां पर जो इसको इंडिपेंडेंट घोषित किया गया था रूस की तरफ से। और अभी हम जिस जगह मौजूद हैं ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस है, यानी जहां पर यहाँ के हेड ऑफ स्टेट बैठते हैं वो ऑफिस। अगर आप देखें, एक तरफ रूस का झंडा और दूसरी तरफ लुहांस्क का झंडा आपको नजर आ जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जिसको आप राजधानी भी कह सकते हैं या फिर एक मेन सेंटर भी कह सकते हैं। और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा, मेरे कैमरा पर्सन है और आपको दिखाएंगे किस तरीके से अभी सिक्योरिटी का यहाँ पर जो पूरे पुख्ता इंतजाम है। या फिर आप देखें सेंट्रल पार्क का कैमरा पर्सन इधर घुमाए मेरे अमित, और ये देखिए किस तरीके का इस समय यहाँ पर चीज़ें हैं। और ये यहाँ पर इस समय इसलिए भी क्योंकि लगातार रूस और जो यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें इन दोनों रीजन्स को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यही वजह है कि अभी यहाँ की सुरक्षा इस तरीके की रखी है। हालांकि इनके जो आउटस्कर्ट्स इलाके हैं, यानी जो इनके बाहरी इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी फायर फाइट चल रहा है, ऑन ग्राउंड फाइटिंग चल रही है। लेकिन इन दोनों इलाकों में अभी खासतौर पर लुहांस्क का जो इलाका है, यहाँ पर अभी किस तरीके के माहौल है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अभी यहाँ पर सारी तरफ सिर्फ इसी तरीके की सिक्योरिटी फोर्सेज आपको नजर आ जाएंगी। या आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से पूरे ऐसे सेंट्रल पार्क्स में या फिर रिहायशी इलाकों में सिर्फ जो मिलिट्री है या फिर आर्मी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। और यहाँ की जो रेवोल्यूशनरी पीपल आर्मी जो इनकी अपनी है उसने यहाँ पे टेक ओवर कर रखा है। और अभी इन सारे रास्तों को इस तरीके से कॉर्डन करके बंद किया गया है। हालांकि अभी लोगों की जो चहलकदमी है आपको नजर आ जाएगी। कई जगह लोगों को निकलने की इजाजत है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। देर शाम के बाद कोई कहीं से निकल नहीं सकता क्योंकि अभी भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। और इसी तरीके के जो हालात हैं वो इन सब इलाकों में है। और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, एपिसेंटर्स में हैं, जहां से ये पूरा विवाद या फिर कह सकते हैं कि ये सारी चीजों की शुरुआत हुई। और अभी इन इलाकों में किस तरीके के हालात हैं, जी मीडिया आपको लगातार ये खबरें भी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि इस समय यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। तो हमारे पास इस वक्त आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। कुलदीप हमारे साथ कीव से मौजूद हैं, साथ ही साथ अभी आपने जिनकी रिपोर्ट देखी वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मॉस्को से अमित चौधरी। और सबसे पहले मैं कुलदीप आपका रुख करना चाहूंगा, इस वक्त कीव की स्थिति क्या है, क्योंकि जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि पूरे कीव पर तो नहीं लेकिन कुछ हिस्से पर कीव के कब्जा हो चुका है, मैरियोपोल हाथ से जा चुका है। क्या है अब इस वक्त तस्वीर? देखिए, कीव के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं हुआ है। इरपिन जो जगह थी इवन वो भी कल इन्होंने वापस ले ली है, जहां पे लड़ाई चल रही थी। खदेड़ दिया है रशियन सैनिकों को और वो जगह इनके पास वापस आ गई है। यूक्रेन के मारियोपोल पे आप ठीक कह रहे हैं, कुछ यूक्रेन के कुछ हिस्सा उस पर कब्जा हुआ है। अभी लड़ाई धनबास लुगांस्क में लड़ाई चल रही है। यहाँ पे रात को कोई फायरिंग नहीं हुई, रात को शांति रही है, किसी भी धमाके की आवाज सुनने को नहीं मिली है। और यहाँ के जो आर्मी वाले हैं, सिपाही हैं, लोकल हैं, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कीव को पर कब्जा कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 2-4-6 महीनों में होने वाला नहीं है कि ऐसा लगे कि हम 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में कीव पर कब्जा हो जाएगा, तो ऐसा सोचना भी गलत है। ये लड़ाई हो सकता है 1 साल चले, 6 महीने चले, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाएंगे वो लोग। ठीक है सुमित, दरअसल इसके पीछे क्या यही कारण है कि कभी पुतिन भी कभी गर्म नजर आते हैं, वो कहते हैं विश्व युद्ध हो जाएगा अगर नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और अगर बात आई, या फिर जेलेंस्की जो है वो कभी नरम हो जाते हैं, बातचीत अब भी होनी है। स्थिति क्या है, क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल कुलदीप, देखिए कीव में मौजूद है और मैं यहाँ पर मॉस्को में मौजूद हूँ। यानी दोनों एपी सेंटर जहाँ से लगातार ये युद्ध चल रहा है या फिर दोनों एपी सेंटर जहाँ पर रणनीति तय की जा रही है इस जंग को लेकर। मैं डोनबास रीजन में था काफी लंबे समय तक, चाहे वो डोनेट्स्क हो, चाहे लुहांस्क हो, मैरियोपोल के इलाके में मैं गया हूँ, मैं इसके अलावा खार्किव के आसपास के इलाकों में घुमा हूँ। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, दरअसल स्ट्रैटेजी वाइज रशिया लगातार मूव कर रहा है। इनिशियली रशिया को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो उनको इतनी कैजुअलिटी हो जाएगी शुरुआत के 4 से 5 दिनों में। उसके बाद स्ट्रैटेजी बदली और अभी स्ट्रैटेजी मेन है। करीबन
2700 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है, जो पूरी की पूरी आपकी ब्लैक सी से सी ऑफ ओजोन जाती है, उसको कैप्चर करना, यानी नेवल चीजें जो है उसको अपने हाथ में लेना, डॉनबास रीजन को पूरी तरीके से लिबरेट कर लेना यूक्रेन की सेना। उसके बाद आगे निगोशिएशन या फिर आगे का कीव पर अटैक डिसाइड किया जाए। कुलदीप ने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि ये अगले 3 से 6 महीने की बात है, और ये बिल्कुल रशियन, हमारी जो कई यहाँ के एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कीव पर जो कब्जा है या कीव की आगे की लड़ाई लंबी खींचेगी, लेकिन रूस का जो इनिशियल जो उनका जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं सक्सीड कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण है सिर्फ डॉनबास के इलाके को पूरी तरीके से अपने लिए लिबरेट कर लेना, और कोस्टल लाइन पर जो बहुत महत्वपूर्ण है ना सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट से भी, तो उसको अपने हाथ में ले लेना, और यही रूस ने अभी मोटे तौर पर करना शुरू किया। मैरिपोल सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है, कहा जा रहा है कि 70 से 80% जो इलाका है वो रूस के कब्जे में आ चुका है, लेकिन लड़ाई अभी भी 20% के इलाके की है जहां पर लगातार फायर फाइट चल रहा है ऑन ग्राउंड पर। और यही वजह है कि अगर मैरिपोल को कब्जा कर लिया तभी रूस की सेनाएं, रूस की जितनी स्ट्रैटेजिक मूवमेंट है वो आगे कीव की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ काम होगा खार्किव, डोनेट्स, खार्किव, मैरिपोल, ओडेसा, इन इलाकों पर अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना। बैक टू यू। ठीक है, और कुलदीप इस वक्त एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसा कह रहे हैं सुमित की जो प्राइमरी शायद कहीं ना कहीं उद्देश्य था कि यूक्रेन को तितर बितर करना या सबक सिखाना, वो कहीं ना कहीं रशिया ने सिखा दिया। क्या इसी वजह से डोनबास और लुहांस्क की तरफ जो है रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं कि उसको लिबरेट करके वहां पर रूसी फौजें रहेंगी और बाकी जगह से यूक्रेन की बाकी जगहों से हट जाएंगी? और रही बात दूसरी कीव की, तो कीव के ऊपर बातचीत है वो चलती रहेगी? देखिए, कीव, मुझे नहीं लगता कि बातों से कोई भी हल होगा, ये मुझे नहीं लगता। देखिए, लास्ट टाइम प्रेसिडेंट पुतिन का बयान था कि 7 मई तक हम कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पर, और जो इनका विक्ट्री डे होता है उस दिन ये सेलिब्रेट करेंगे। तो 7 मई तो ये रही, 1 महीने बाद 7 मई है। 7 मई तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, वो वाला जो रीजन है वहां पे लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, कोई अभी नई लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ उसको एरिया को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है। डोनबास लुहांस्क में लड़ाई बहुत पुरानी है, ये आज लड़ाई शुरू नहीं हुई। आप देखिए, साल पुरानी ये लड़ाई चल रही है, लेकिन उसको थोड़ा बढ़ा दिया जा रहा है। खार्कोव जो बिल्कुल उनके साथ में है, खार्कोव पे अभी कब्जा नहीं है, जिसका बिल्कुल बॉर्डर लगता है रशिया के साथ में, उस पे कब्जा नहीं है। ओडेसा को देखें, ओडेसा को अभी किसी भी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाया गया है अभी तक। मुझे नहीं लगता कि आगे ओडेसा को कुछ नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जितनी भी जगह है जहां पर इस समय लड़ाई चल रही है, यहाँ पे सारे रशियन बोलने वाले लोग हैं, जिनको कि रशिया बोलता है कि ये हमारे अपने लोग हैं, हमें उनको आजादी पानी है। और सारी जगह जो जितना भी तहस नहस, जितना भी विनाश किया जा रहा है, उन्हीं एरिया पर किया जा रहा है। आप वेस्ट देखिए, वेस्ट में थोड़े बहुत ठीक है, बम पड़े हैं, वेस्ट ठीक हैगा, लेकिन बाकी जगह जो है सेफ है अभी भी। सिर्फ वो एरिया को जिनको ये अपना मानते हैं, अगर वो आपका अपना एरिया है तो कुछ और सोल्यूशन निकालिए ना, बातों से सोल्यूशन निकालिए, कंप्रोमाइज कीजिए, जिसके लिए हर तरफ से पहल की गई। आप अपने ही लोगों को मार रहे हैं। कैजुअलिटीज जो हो रही है ना सिर्फ यूक्रेनियन की, जिनको वो बोलते हैं कि हमारे प्रो रशियन है ये लोग, वो भी मर रहे हैं वहां पर। बल्कि रशियंस की भी बहुत ज्यादा हो रही है, और यही लगातार खबरें आ रही हैं कि तो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है कि कितनी कैजुअलिटीज हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, ख्याल रखिएगा आप, और बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका भी। लगातार खबरें आ रही थी कि रूस केमिकल अटैक कर सकता है। अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है जिससे उस बात का अंदेशा और बढ़ गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कीव में बातचीत करने गए यूरोपीय फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी से मालिक रोमन अब्रामोविच को जहर दिया गया था। पूरी रिपोर्ट। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच महासंग्राम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुलह की कोशिश भी की जा रही है ताकि महाविनाश को रोका जा सके। हालांकि कामयाबी अब तक दूर ही है। शांति की कोशिश करने वाले इन लोगों में फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच भी शामिल हैं। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वो शांति कायम कराने की कोशिशों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या केमिकल अटैक शुरू हो गया है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि मार्च की शुरुआत में रूसी अरबपति अब्रामोविच और यूक्रेनी शांति वार्ताकारों को कीव में हुई बैठक के बाद जहर दिया गया था। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्रामोविच और यूक्रेन के दोनों वरिष्ठ वार्ताकारों में आंखें लाल होना, लगातार दर्द होना, चेहरे और हाथ की त्वचा छिलने जैसे कई लक्षण दिखाई दिए थे। इन लोगों में यूक्रेनी राजनेता रुस्तम उमेरोव भी थे।
रिपोर्ट के मुताबिक जहर का असर इस हद तक था कि अब्रामोविच को कुछ घंटों के लिए कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें टर्की के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा था। सूत्रों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि उन्होंने मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों को संदिग्ध जहरीले हमले को जिम्मेदार ठहराया, जो युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई वार्ता को बर्बाद करना चाहते थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राहत की बात यह है कि अब्रामोविच और बाकी सदस्यों की हालत में सुधार हुआ है। केमिकल वेपन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 मार्च के हमले में इस्तेमाल की गई जहर की खुराक और उसका टाइप जिंदगी के लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी नहीं था और इसका मकसद पीड़ितों को डराने के बजाय स्थानीय नुकसान पहुंचाने का था। और इस बीच बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में बातचीत शुरू हो चुकी है। 2 हफ्ते बाद यूक्रेन रूस में यह बातचीत हो रही है, चौथे दौर की बातचीत। अब देखना यह है कि इस बातचीत से क्या निकलेगा। क्रीमिया ये कह रहा है कि अभी कोई संभावना नहीं है ज़ेलेंस्की और पुतिन की बातचीत की, लेकिन इस्तांबुल में 2 हफ्ते बाद ये बातचीत शुरू हुई है। 2 हफ्ते का गैप पड़ा, 2 हफ्ते के बाद की बातचीत में अब ये देखना ये है कि यहाँ से युद्ध समाप्ति की ओर जाता है, शांति की ओर जाता है, या फिर युद्ध जारी रहता है। 2 हफ्ते बाद यूक्रेन रूस में बातचीत शुरू हो गई है। इस्तांबुल में ये बातचीत तो शुरू हो गई है, इससे पहले भी ये बातचीत हुई थी। 2 हफ्ते बाद यूक्रेन और रूस के बीच दोबारा बातचीत हो रही है। इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू हो गई है। 2 हफ्ते बाद ये बातचीत शुरू हुई है। यूक्रेन में रूस से बातचीत हुई है। हालांकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन को आगे आना चाहिए बातचीत के लिए, तभी शांति आएगी। लेकिन फिलहाल मैंने कहा है कि अभी कोई इरादा नहीं है पुतिन और ज़ेलेंस्की के मिलने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.